हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास एग्रीकल्चर। मैं आयुष श्रीवास्तव, आपका मेंटोर। स्वागत करता हूं आपका क्लास एग्रीकल्चर में। कल हम लोगों ने स्टार्टिंग पहली क्लास ली इंडियन नेशनल मूवमेंट पे। आपने कल देखा कि ब्रिटिशर्स इंडिया में कैसे एंटर किए, किस ऑब्जेक्टिव से इंडिया में एंटर किए, और धीरे धीरे कैसे उन्होंने अपने एक्सपेंशन को करने की कोशिश की। चाहे वो फैक्ट्री सेटअप करने की बात हो, चाहे इतने धीरे धीरे एक्सपेंशन करने की बात हो, चाहे बैटल ऑफ प्लासी हो या बैटल ऑफ बक्सर। अब ब्रिटिशर्स जो कि स्टार्टिंग में ट्रेडिंग के लिए आए थे और वो काम वो अच्छे से कर भी रहे थे काफ़ी हद तक, चाहे साउथ इंडिया हो चाहे ईस्टर्न इंडिया हो। तो बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर के बाद उनको काफ़ी ह्यूज प्रॉफिट होता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ पावर, दोनों ही केसेस में। कल सर ने बैटल ऑफ बक्सर पे एंड किया था, और बैटल ऑफ बक्सर के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं इस मैप में, ये पूरा बंगाल वाला पोर्शन, बंगाल वाला पोर्शन, उड़ीसा वाला पोर्शन और बिहार वाला पोर्शन, इस पूरे पोर्शन की जो दीवारी राइट्स है, यानी कि वहाँ के रेवेन्यू कलेक्शन का जो राइट है पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया, स्पेशली ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चला गया था। और उससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बूस्टअप मिलता है उनको, और फर्दर वो काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड कर रहे थे। और यहाँ पे जो कोर हमारा नेशनल मूवमेंट हमको समझना पड़ेगा, कोर नेशनल मूवमेंट यहीं से यहीं तक का है हमारा, 1870 से लेकर 1947 तक का। तो बैटल ऑफ बक्सर अगर हम देखें तो कल 1864 पे ख़त्म हो जाता है, और बैटल ऑफ बक्सर के बाद से लेके 1857 तक, 1857 एक मेजर इंसिडेंट हुआ था, जैसा कि हम सभी जानते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको अक्सर टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है हमारे, मंगल पांडे वाला केस, अपराइजिंग, फर्स्ट मेजर अपराइजिंग कह सकते हैं। अब 1864 से लेकर के 1857 तक छोटे मोटे कई इवेंट्स हुए, कई डिस्प्यूट्स हुए, कई सारे क्लैशेस होते गए लगातार। लेकिन जो मेजर चेंज आया 1857 के बाद, वो ये आया कि अब तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी, एक ट्रेडिंग कंपनी जो राइट तरह से संभाल रही थी इंडिया में, अपने आप को कंट्रोल कर रही थी, अपने पावर्स को एक्सपेंड कर रही थी ट्रेड के माध्यम से, धीरे धीरे पॉलिटिकल पावर गेन करना चाह रही थी। अब 1857 के साथ जो बड़ा चेंज आ गया वो ये कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर को छीन करके, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से पावर को शिफ्ट कर दिया गया ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। और सेकंड जो मेजर चेंज आया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को की पोस्ट को एबॉलिश करके वॉइसरॉय की पोस्ट क्रिएट कर दी गई। अब वॉइसरॉय की पोस्ट में कुछ ज़्यादा उसको पावर दी गई और ज़्यादा उसको डिसीजन मेकिंग पावर दी गई, ताकि पूरे इंडिया को एक्सपेंशन का जो प्लान है, उनका जो इंटेंशन है, काफ़ी तेज़ी से वो कंप्लीट करें। ऑलराइट, तो एक चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे, 1757 के बाद, 1757 से ले करके 1850 तक, यानी 1850 के बीच में कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी या कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या मेजर कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट कोई ऐसा हुआ नहीं। कई सारे चार्टर एक्ट आए, कई सारे लॉज आए, बट वैसा कुछ नहीं हो पाया जो कि डिमांडेड था। अब 1850 के बाद अचानक से, 1850 के बाद अचानक से हम देख रहे हैं कि कई सारे इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल्स हैं जो लगातार लोगों की डिमांड को रखना चाह रहे हैं। देखिए है क्या, लोकल लेवल पे आप कितने भी क्लैशेस कर दीजिए, रिवोल्ट कर दीजिए, वायलेंस फैलाइए, हिंसा करिए, लेकिन उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि जिस माइंडसेट से ब्रिटिशर्स डील करना चाह रहे थे इंडिया को, वो माइंडसेट वही समझ पा रहे थे जिन्होंने उनकी इकोनॉमी को पढ़ा हो, उनकी स्ट्रेटजी को समझा हो और देखा हो कि वो किस तरह से एक्सपेंड कर रहे हैं, ना सिर्फ इंडिया में, पूरे और एशिया और अफ्रीका में। तो कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशंस बने हमारे इंडिया में, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा और पॉलिटिकल प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इन सब में ज़्यादातर को जो बैक या फाउंडर थे इसके, वो ज़्यादातर इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल्स थे, और मैक्सिमम इसमें लॉयर्स थे। अब देखेंगे कि फ्रीडम स्ट्रगल में, मूवमेंट में इंडिया के उस टाइम बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लॉयर्स थे, इंक्लूडिंग मोतीलाल नेहरू, सप्रू, जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे रहे। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कांग्रेस के जस्ट पहले, कांग्रेस तो फॉर्मेशन हुआ 1885 में, लेकिन 1850 से 1885 के दौरान भी कई सारे इवेंट्स हुए, और इसमें से बहुत मेजर इवेंट्स हुए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। समझने की कोशिश करते हैं उसको वन बाई वन। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, रिवोल्ट, इंडिगो रिवोल्ट से। देखिए जहाँ तक बात रिवोल्ट की है, ऐसा नहीं कि सारे रिवोल्ट सिटीज़ में हुए, कई रिवोल्ट विलेजेस में हुए, कई रिवोल्ट सिटी में हुए, अलग अलग। फार्मर हो, पीसेंट्स हो, हर कोई परेशान था। फार्मर है, पीसेंट्स है, आर्म सिविलियन है, कोई स्कूल स्टूडेंट है, या कोई लॉयर है, कोई प्रैक्टिशनर है, इंडिया में हर कोई करीब करीब परेशान था। उसमें सबसे जो वर्स्ट कंडीशंस थी वो फार्मर्स की थी।
इंडिगो रिवोल्ट बहुत फेमस रिवोल्ट है, 1859-60 के बीच ये हुआ। रीज़न क्या था? देखिए, बंगाल की जो लोकेशन थी वो बहुत सुटेबल थी इंडिगो फार्मिंग के लिए, क्योंकि इंडिगो फार्मिंग के लिए ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए होता है और वहाँ पे सनलाइट और बाकी सारे फैक्टर्स बहुत सुटेबल थे। अब ब्रिटिशर्स को इंडिगो चाहिए क्यों था? और देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में हो चुका था और लगातार उनको प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए थे, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो सिल्क हो या इंडिगो हो, क्योंकि नेचुरल कलर डाई था। और इंडिया, सिर्फ इंडिया से बल्कि और कॉलोनी से भी लगातार ब्रिटिशर्स कल्टीवेट करने की कोशिश करते, फोर्स कल्टीवेशन करना चाह रहे थे। इनफैक्ट प्रॉब्लम इसमें ये थी कि फोर्स कल्टीवेशन में लैंड का 25% एरिया में हर फार्मर को या हर पेसेंट को इंडिगो उगाना ही उगाना था। वहाँ उनको लिबर्टी नहीं देती थी कि आप इंडिगो आपकी विल है, ये फोर्स था। 25% लैंड पे इंडियन फार्मर्स या पीसेंट्स को, अब बाकी 75% पे आप अपने फूड क्रॉप्स उगा सकते हैं, मतलब उसमें फ्रीडम है बाकी 75% लैंड में फ्रूट क्रॉप्स को कल्टीवेट करने की। लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये थी कि 25% लैंड में जब हम इंडिगो कल्टीवेट करते थे तो लगातार वो सॉइल की प्रोडक्टिविटी को खराब कर देता था, उससे फूड क्रॉप्स बहुत इफेक्ट होते थे, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते थे। तो फार्मर्स और पीसेंट बहुत ज़्यादा परेशान थे, काफ़ी वीक कंडीशंस में थे, लेकिन दे वर हेल्पलेस। तो उसके बाद दो एंट्री होती है दो ब्रदर्स की, जिसको हम दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास कहते हैं। इन्होंने काफ़ी हेल्प की इंडिगो रिवोल्ट को सक्सेसफुली ब्रिटिशर्स तक अपनी बात मनवाने के लिए, प्रेशर क्रिएट करके। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास। देखिए है क्या, भले ब्रिटिशर्स फोर्स लेबर कराते थे, फोर्स फार्मिंग कराते थे, बट पूरे वर्ल्ड में उनका यही मैसेज था कि हम लिबर्टी देते हैं, हम न सिर्फ अपना बल्कि सब्जेक्ट्स का भी भला कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन लोगों ने, दिगंबर विश्वास विष्णु विश्वास ने जो रिवोल्ट को कैरी ऑन किया, प्रेशर क्रिएट करके एक इन्होंने एक्ट फॉलो ऑन करा दिया, जिसको हम इंडिगो कमर्शियल एक्ट 1860 कहते हैं। इसमें क्या हुआ, कोर्ट से सीधे डिसीजन आया कि आप फोर्स लेबर या फोर्स फार्मिंग नहीं करा सकते इंडिगो की, इंडिया में या कहीं भी। तो इन लोग को रिलीफ मिल गया, फार्मर्स को, और फाइनली इनकी जीत होती है। यहाँ पे इंडिगो रिवोल्ट एक सक्सेसफुल रिवोल्ट माना जाता है। इंडिगो रिवोल्ट के जस्ट बाद पबना रिवोल्ट होता है। ये कब होता है? 1873 से 1876 के बीच। अब पबना मॉडर्न डे बांग्लादेश में इस जगह सिचुएट होती है, बांग्लादेश के एकदम सेंटर में जगह होती है। पबना रिवोल्ट में भी कुछ वैसे ही प्रॉब्लम्स थी। क्या प्रॉब्लम थी, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हर जगह ब्रिटिशर्स की पूरी कोशिश थी, चाहे वो फार्मिंग का टैक्स हो, चाहे ट्रेड का टैक्स हो, चाहे डोमेस्टिक हो, चाहे इंटरनेशनल ट्रेड हो, चाहे किसी को अपना रूल किंगडम ही रन करना हो, कई सारे टैक्स, जितने टैक्स लगा सको लगा डालो, उनकी सीरीज थ्योरी थी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, रेंट और टैक्स दोनों लगातार बढ़ा रहे थे, क्योंकि सारे फार्मर्स के पास या सारे जितने भी लोग फार्मिंग कर रहे थे, पीसेंट से, सबके अपनी खुद की जमीन तो थी नहीं, कई सारे के पास रेंटेड लैंड था, रेंटेड लैंड से, तो उनके रेंट भी लगातार बढ़ाए थे और टैक्स भी लगातार इंक्रीज किए पड़े थे। तो फाइनली इस रिवोल्ट में आपको बस ये समझना है कि 1873 और 76 के बीच में ये हुआ और यहाँ टैक्स काफ़ी बढ़ा दिया गया था। और कौन से फ्रीडम फाइटर्स का नाम इससे जुड़ा हुआ है जिन्होंने हेल्प की इस रिवोल्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए? 3 इंपॉर्टेंट नाम आते हैं यहाँ पे। हाँ, एक चीज़ और, ये रिवोल्ट डायरेक्टली जो है ब्रिटिशर्स और पीसेंट्स पे ना होकर के पीसेंट्स और जमींदार के बीच था। हालांकि अल्टीमेटली तो पीसेंट जो जमींदार थे वो ब्रिटिशर्स के लिए ही काम करते थे, पीसेंट्स और जमींदार के बीच, राइट। तो यहाँ पे जो 3 इंपॉर्टेंट नाम आता है, ईशान चंद्र रॉय, सेकंड कोडीमूला, और थर्ड इंपॉर्टेंट नाम आता है शमशुनाथ पाल। इंडिगो रिवोल्ट के जस्ट बाद पहला रिवोल्ट इंडिगो रिवोल्ट था सीक्वेंस में, सेकंड था हमारा पबना रिवोल्ट 1873 से 1876। और इसी के दौरान, मतलब एक तरह से पबना रिवोल्ट चल ही रहा था, उस दौरान एक और रिवोल्ट होता है डेक्कन में। डेक्कन अभी आप समझ लीजिए मॉडर्न कह सकते हैं गुजरात और महाराष्ट्र वाला पोर्शन मिला के, हालांकि नीचे के पोर्शन भी और सदर्न आ जाते हैं, बट फिलहाल आप मान लीजिए गुजरात और महाराष्ट्र का पोर्शन मिला के।
उस टाइम के हिसाब से अगर हम देखें, उस टाइम जो लैंड बाउंड्रीज थी। अब यहाँ पे क्या था डेक्कन रिवोल्ट में, जो पूना और अहमदनगर, ये रीजन में ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी पुणे में और अहमदनगर में। जो नाम जोड़ता है, देखिए था क्या, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑलरेडी हो चुका था ब्रिटेन में, तो लगातार उनको रॉ मटेरियल्स चाहिए था। तो कॉटन की बहुत डिमांड हो रही थी, जैसे यहाँ पे इंडिगो की डिमांड हो रही थी कलर करने के लिए। उनके जो इंडस्ट्रीज मेड या फैक्ट्री मेड जो गुड्स से टेक्सटाइल्स से कपड़े थे, उनको कलर करना था, तो इसलिए इंडिगो की डिमांड थी। उसी तरह से कॉटन की डिमांड भी लगातार बढ़ रही थी। तो कॉटन की डिमांड तो बढ़ रही थी, लेकिन एक फैक्टर आता है बीच में 1857 से 1863, इसमें कुछ एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इवेंट हुआ था। 1857 से 1863 ऐसा क्या हुआ था, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था। तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है कि जब भी वॉर होती है पूरे वर्ल्ड में, कहीं भी वॉर हो, क्योंकि बड़ी वॉर हो रही है, तो उससे करीब करीब पूरी वर्ल्ड कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, क्योंकि कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन अचानक से बढ़ जाता है, कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन लगातार घट जाता है, ये होता है। तो कॉटन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चला था, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, और जाहिर है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था, तो ब्रिटिशर्स और यूएस में लगातार क्लैशेस चल रहे थे। इंडिया के फार्मर्स को कॉटन बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करने को बोलते हैं, और इंडियन फार्मर्स को उस दौरान थोड़े ठीक ठाक पैसे मिल जा रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स की मजबूरी थी कॉटन लेना, उस टाइम ज़्यादा नेगोशिएट करने की कंडीशन में थे नहीं। तो कॉटन की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए फार्मर्स ने भी क्या किया, क्योंकि सारे फार्मर्स के पास पैसे तो होते नहीं थे, ज़्यादातर फार्मर्स की स्थिति उतनी अच्छी थी नहीं फाइनेंशियली। तो फार्मर्स ने कई सारे लोन, खूब सारे लोन ले लिए थे। किससे लिए थे, ब्रिटिशर्स से लिए थे। और ब्रिटिशर्स ने भी बहुत खुशी खुशी उन लोगों को लोन दे भी दिया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स जानते थे कि लोन नहीं चुका पाएंगे तो भी प्रोडक्शन उनका है, और लोन चुकाए तो भी उनका है, मतलब गुड्स तो उनको मिलेगा ही, कॉटन तो मिलेगा, साथ साथ जमीन पे भी उनका कब्जा बढ़ेगा। तो ब्रिटिशर से फार्मर से जब लोन लिया और बदले में उनको कॉटन कल्टीवेट करके लगातार सप्लाई दे रहे थे, इंग्लैंड में, यूरोप में भी, और ब्रिटिशर्स के इंटरनेशनल मार्केट को भी पूरा करने के लिए। लेकिन होता क्या है, जैसे ही अब वॉर की वजह से जो यूएसए में जो वॉर चल रहा था, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उस वजह से चूंकि डिमांड बढ़ी थी कॉटन की, तो जैसे ही वॉर खत्म होता है 1863 में, डिमांड कॉटन की तुरंत नीचे गिर जाती है। अब डिमांड जब डाउनफॉल हो जाती है, तो फिर से वही प्रॉब्लम हो जाती है कि किसान जो थे उनसे ब्रिटिशर्स खरीदना बंद कर देते हैं, क्योंकि डिमांड गिर जाती है और लगातार उनका लॉस होता है। अब किसान के साथ प्रॉब्लम क्या थी, फार्मर्स के साथ, अब उनको रेंट भी देना था, प्लस उनको लोन भी रिकवर करना था, प्लस टैक्स भी देना था, वही 50% इंक्रीज के साथ। अब इससे किसान बहुत बुरी तरह परेशान हो जाते हैं, बहुत ही बुरी तरह, क्योंकि ऑलरेडी लोन हो रखा होता है, रेंट भी देना रहता है, क्योंकि कई सारों के पास जमीन थी भी नहीं, और रेंट टैक्सेस लगातार बढ़ रहे थे। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कि फार्मर्स के लिए, कुछ हद तक सुसाइड भी होने लगे थे उस टाइम। अब इन सब के बाद डेक्कन रिवोल्ट के बाद क्या होता है, आखिर में जब गवर्नमेंट देखती है कुछ और एलिट क्लास, जो एजुकेटेड क्लास था, जो लॉयर्स थे और भी जो पढ़े लिखे इंडियंस थे, जब वो देखते हैं तो एंटर करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो फाइनली वो ब्रिटिशर से प्रेशर डालते हैं, और जो आपका एक लीगल तरीका होता है, तो उसके बाद एक रिलीफ एक्ट आता है 1879 का, रिलीफ एक्ट 1879 का। उसमें साफ साफ इनको फिर थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है फार्मर्स को। इसमें क्या दिया जाता है कि देखिए, जो कुछ भी रेंट है, लोन है, टैक्स है, उसमें उनको रिलैक्सेशन मिल जाता है काफ़ी हद तक। जो नहीं दे सकता है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको रिलीफ मिल जाता है। और ये कोर्ट का ऑर्डर था। देखिए, बेसिक डिफरेंस देखिएगा आप, जहाँ पे एजुकेटेड क्लास या पढ़ा लिखा जो लॉ को जानता है, वो उन्हीं डिमांड्स को एक हद तक मनवा ले रहा था गवर्नमेंट मशीनरी के थ्रू, ऑल्दो वो स्मूथ तो बिल्कुल भी नहीं थी, जैसा हम आज देखते हैं। इवन आज भी चैलेंजेस हैं ढेर सारे, बट उस टाइम तो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं था। लेकिन लॉ की जानकारी की होने की वजह से एक हद तक ईजी पड़ जाता था। लेकिन जो पीसेंट्स और फार्मर्स या जो और लोकल लेवल पर यूज होते थे, उनको ब्रिटिशर्स तुरंत क्रश कर देते थे, बिकॉज दे यूज वायलेंट इन सम वे और द अदर। इन रिवोल्ट्स के बाद अब देखिए, कुछ और भी कई सारे बड़े चेंजेस आए थे ब्रिटिशर्स की ओर से। कई सारे रेगुलेशंस और एक्ट्स उन्होंने ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इम्प्लीमेंट किए थे फोर्सफुली, जिससे लोग बहुत ज़्यादा नाखुश थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। और ये सब 1850 से 1880 के बीच काफ़ी हद तक हुए, बहुत ज़्यादा हुए। क्या क्या हुए देखिए, पहली चीज़ जो आती थी वो आर्म्स एक्ट आई। आर्म्स एक्ट, इसमें क्या था,
इंडियंस को वेपन रखना अलाउड नहीं था। कोई भी वेपन, चाहे डोमेस्टिक हो, चाहे कोई ब्रांडेड वेपन हो, किसी भी तरह का वेपन, मशीन्ड वेपन इंडियंस को रखना अलाउड नहीं था, क्योंकि ब्रिटिशर्स को डर था लगातार प्रोटेस्ट बढ़ सकते हैं, रिवोल्ट बढ़ सकते हैं। और इस कारणवश इंडियंस के जितने भी उनको राइट्स, जितने भी राइट्स उनको लगे, राइट्स लेके या जितनी उनकी पावर्स लगी, उसको धीरे धीरे क्रश करना शुरू कर दिया गया। साफ साफ बोल दिया गया, कोई भी पर्पज या रीजन हो, आर्म्स इंडियंस नहीं रख सकते। 1878 के आर्म्स एक्ट के थ्रू लीगली बाइंडिंग कर दिया गया। सेकंड चीज जो आई जिससे लोग और परेशान और गुस्से में थे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। देखिए, प्रोटेस्ट करने का सबसे आसान तरीका होता है अपनी बातों को रखना। अपनी बातों को रखना, चाहे ओरली अपनी बातों को रख रहे हो, लेकिन ओरल आप कितने लोग से बोलोगे? 200, 400, 500, 1000, इससे ज़्यादा तो नहीं फैला सकते। सबसे बेस्ट मीडियम होता है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया से आपकी बात बहुत दूर तक जाती है, विद इन कंट्री एंड आउटसाइड कंट्री। तो प्रिंट मीडिया बहुत ज़्यादा पावरफुल तरीका था। तो ब्रिटिशर्स इसी को कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि उस टाइम काम लोग एजुकेटेड क्लास भी था, तो एजुकेटेड क्लास काफ़ी हद तक लोगों को अवेयर कर रहा था कि ब्रिटिशर्स क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं, और हम क्या ना करें, क्या ना, और क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें अवॉइड करना चाहिए। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बेसिकली जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, रिवोल्यूशनरी थे, सबके ज़्यादातर के अपने खुद के जर्नल्स थे, ज़्यादातर के प्रिंटिंग प्रेस होते थे, वो न्यूज़पेपर छापते थे, जर्नल्स छापते थे, ताकि लोगों को अवेयर कर सकें देश के जो प्रेजेंट कंडीशंस हैं, उसके लॉ के बारे में, उसके कह सकते हैं ऑपरेशन के बारे में। तो देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इस तरह से ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे लाया, और जाहिर सी चीज़ थी उनकी किस तरह के प्रोटेस्ट को वो अबॉलिश करना चाह रहे थे। किसी भी तरह के प्रोटेस्ट है, कनेक्टिविटी है, दोनों को ही टारगेट कर रहे थे। प्रोटेस्ट को, कनेक्टिविटी को, और लोगों के बीच कनेक्शंस ना इस्टेब्लिश हो, ज़्यादा दूर तक लोग यूनाइट ना हो, यूनिटी को भी टारगेट करते कि यूनिटी ना हो इंडिया में, अलग अलग रिलीजन्स के बीच, अलग अलग कम्युनिटी के बीच। फिर आता है एल्बर्ट बिल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल है ये भी, और ये काफ़ी एक तरह से गेम चेंजर बिल में से भी एक है। अब आर्म्स एक्ट हमने देख लिया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट देख लिया, एल्बर्ट बिल में ऐसा क्या अलग है, ऐसा क्या खास है? देखिए, एक चीज़ आती है, हम पढ़ते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स में, आर्टिकल 14। अगर आप फंडामेंटल राइट्स पढ़िए, राइट टू इक्वालिटी, यानी कि समानता का अधिकार। हर कोई बराबर है, कोई भी देश का सिटीजन है, या कोई भी किसी भी हम रेजिम के अंदर में है, डेमोक्रेटिक रेजिम में है, किसी भी जो अथॉरिटी कहती है कि हम लिबरल हैं, हम काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं, तो वो इक्वालिटी सबको देगी। बट यार, एल्बर्ट बिल में क्या था ना, एल्बर्ट बिल ये कहता था कि जो ट्रायल होता है कोर्ट में, जो कोर्ट के ट्रायल चलते हैं, उसमें इंडियंस को अलाउड था, मतलब इंडियन जज भी यूरोपियन का ट्रायल कर सकता है। जो इंडियन जज है उसको भी राइट था यूरोपियंस का ट्रायल करने में। ट्रायल यानी कि उसके एक तरह से उसके केस पे रूलिंग देने का, यूरोपियन के ट्रायल्स के लिए। अब ये बात ब्रिटिशर्स जो एक तरह से एरोगेंट ब्रिटिशर्स या मोस्टली जो ब्रिटिशर्स, उनको नाखुश थे, उनको पसंद नहीं थी बात कि इंडियंस इतने काबिल कैसे हो गए वो हमको जज करने लगे। इंडियंस तो हमसे इंफीरियर थे हर मामले में, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो कलर हो, चाहे उनकी थिंकिंग हो, चाहे उनकी एजुकेशन हो, हर चीज़ में इंडियंस हमसे पिछड़े हैं। तो जब इंडियंस हमसे इतने पिछड़े हैं, हमसे इतने बैकवर्ड हैं, तो ये हमारे केस पे ये कौन होते हैं हमें जज करने वाले, कौन होते हैं हमारे महान कल्चर को या फिर हमारे जैसे लोगों के सही और गलत को जज करने वाले। तो काफ़ी सारे जो ब्रिटिशर्स थे उसका काफ़ी विरोध करते हैं और कहते हैं एल्बर्ट बिल एक बेकार सा बिल है, इंडियंस को इतनी बुद्धि है, ना समझ है, ना इनके अंदर इतनी एजुकेशन या लिटरेसी या कॉन्शियसनेस है कि इतने सेंसिटिव बिल को ये सही से चला सके और यूरोपियंस का ट्रायल ले सके। द बिल मेड प्रोविजंस फॉर द ट्रायल्स ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन्स बाई इंडियंस। Thus the Albert Bill sought equality between the British and Indian judges। साफ देखिए यहाँ पे क्या रहा है कि एल्बर्ट बिल क्या करने की कोशिश कर रहा था, इक्वालिटी को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा था। किसके बीच? ब्रिटिश के बीच और इंडियन जजेस के बीच। अच्छा, एक बात समझिए, जो कॉमन इंडियन है उस टाइम, चाहे वो मान लीजिए कोई फार्मर है या फिर पीसेंट है या फिर कोई मामूली ट्रेडर है, छोटा मोटा कोई कारोबारी है, वो सब तो स्ट्रगल कर ही रहे थे। इवन जो हाईली एलिट एजुकेटेड क्लास था, जो बहुत एजुकेटेड क्लास था, उसको कुछ थोड़ा सा उसके लिए फायदा था कि वो लॉस को जानता था, बट ऐसा भी नहीं था कि उसको बहुत प्रिविलेजेस या कह सकते हैं फायदे थे, लिबर्टी थे। अब जज सोचिए, कोई इंडियन जज बना हो, वो काफी तो हाईली एजुकेटेड ही होगा, बट उसको भी राइट नहीं था कि यूरोपियन से ट्रायल ले सके। तो इस तरह से एल्बर्ट बिल के बाद तो गुस्सा का सातवें आसमान में पहुंच गया कि अब तो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ होनी ही चाहिए जो पूरे इंडिया के प्रॉब्लम्स को कवर करे, पूरे इंडिया के प्रॉब्लम्स को।
चाहे वो कोई प्रॉब्लम हो, चाहे फार्मिंग की प्रॉब्लम हो, चाहे एग्रीकल्चर टैक्स हो, चाहे ट्रेडिंग टैक्स हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे रिप्रेजेंटेशन की बात हो, सब चीज़ों को रखें, ऑल इंडिया लेवल पे काम करें और उस पर हर मतलब जैसे हर कम्युनिटी के लोग उसमें आए और इन्वॉल्व हों, उसका मेंबर बने। तो एल्बर्ट बिल के जस्ट बाद एक बहुत बड़ी चीज़ का फॉर्मेशन होता है जो हम देखते हैं अगले साइड में, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब देखिए पिछले जो चेंजेस हुए हैं लगातार, उससे एक चीज़ आप समझेंगे कि लगातार कोशिश ब्रिटिशर्स की थी कि पावर्स को कर्ब किया जाए, प्रोटेस्ट कम से कम प्रोटेस्ट करें, कम से कम अपनी बातों को रखें, लोग कनेक्ट ना हो, यूनिटी ना हो। उनका तो ये टारगेट था ना। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन होती है, एस्टैब्लिशमेंट होता है इसका। इसको एस्टैब्लिश किसने किया था? इसको एस्टैब्लिश किया था एओ ह्यूम ने। उनका नाम था एओ ह्यूम या फिर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये एक ब्रिटिशर थे और एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, अब अच्छा एक चीज और, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन थे इंडिया में जिसको कुछ ब्रिटिशर ने भी हेल्प किया था। कुछ ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट से और कुछ ने वाकई इंडियंस की कंडीशन को देख के, कुछ ने, थोड़े ही थे, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेल्पफुल थे कि शायद इनको भी रिप्रेजेंटेशन का थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1885 में फॉर्मेशन हुआ। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इसका फॉर्मेशन किया, फाउंडेशन किया। कहाँ पे हुआ? बॉम्बे में इसकी, हाँ बॉम्बे में स्टैब्लिशमेंट हुआ था इसका। इसकी पहली जो मीटिंग हुई थी वही बॉम्बे में हुई थी। मीटिंग इसको हम सेशन कहते हैं। एनुअल सेशन बुक्स में आप देखेंगे एनुअल सेशन लिखा होता है। एनुअल सेशन का मतलब यही है कि एनुअल मीटिंग, हर साल मीटिंग होती थी कि पूरे इंडिया में कहीं भी, किसी साल बॉम्बे था, किसी ईयर में कोलकाता था, किसी ईयर में मद्रास था, कभी कभी इलाहाबाद भी हुआ। तो 72 डेलीगेट्स थे कांग्रेस की ओर से फर्स्ट मीटिंग में। जो पहला कांग्रेस सेशन हुआ 1885 में, वहाँ पे 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया पूरे कंट्री से। और कौन कौन से वो लीडर्स थे जिन्होंने पहली कांग्रेस सेशन में जो उसका पार्ट रहे थे? अब देखिए इसमें आप देख सकते हैं काफी प्रोमिनेंट नाम आता है दादा भाई नौरोजी का, इनका टाइटल है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। आप बुक्स में पाएंगे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और हाँ, दादा भाई नौरोजी काफी फेमस थे क्योंकि ये फ्रीडम फाइटर्स थे ही, साथ ही काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इकोनॉमिस्ट कह सकते हैं, काफी बेहतरीन इकोनॉमिस्ट थे। और ये इकलौते ऐसे मेंबर थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का भी हिस्सा रह चुके, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी ये रह चुके थे। और उन्होंने बहुत फेमस एक बुक लिखी थी, जैसे कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था कि ट्रेन थ्योरी। इनकी ट्रेन थ्योरी कहते थे कि ब्रिटिशर्स लगातार मनी को एक्सप्लॉइट करके यहाँ से ब्रिटेन में ले जा रहे हैं, इंग्लैंड में ले जा रहे हैं और लगातार हमारे देश को खोखला बना रहे हैं। ट्रेन थ्योरी इनकी थी, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। उनका टाइटल था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहते थे लोग। फिर है फिरोज शाह मेहता मेंबर थे आईएनसी का, बदरुद्दीन तैयब जी, उमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, सुब्रमण्यम अय्यर। आप देख सकते हैं कई सारे बंगाली के नाम बहुत दिख रहे हैं, कई सारे बंगालीज थे, साउथ इंडियंस भी थे। बंगाल उस टाइम बहुत बड़ा हब था, इंटेलिजेंशिया का, लिटरेसी का, एजुकेशन का, पोइट्री का और प्रेस का, बहुत सारी चीज़ें बंगाल से फ्लरिश हुई थी, पूरे इंडिया में फैल रही थी। काफ़ी बड़ा हब था, ना सिर्फ ट्रेडिंग हब भी था, लिटरेसी हब भी था, बहुत कुछ था वहाँ पे। तो ये सब लीडर कांग्रेस के इनिशियल ईयर के लीडरशिप थे और आगे भी काफ़ी समय तक लीडरशिप उनकी रही, बहुत लंबे समय तक। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना पड़ेगा हमको, कांग्रेस जब फाउंडेशन हुआ बहुत हम्बल फाउंडेशन था कांग्रेस का, बहुत ही हम्बल फाउंडेशन था। और कांग्रेस की जो अर्ली डिमांड्स थी वो क्या थी? इनका कोई ऐसा नहीं था कि बहुत वॉलेंट तरीका, मतलब तभी जानते हैं कांग्रेस तो बहुत हम्बल और मोडेट तरीके से काम करती थी। और जो इनिशियल 20 ईयर्स हैं इनके, 1885 से ले करके 1905, फर्स्ट 20 ईयर्स है, इसमें कांग्रेस ने बहुत हम्बली अपने डिमांड को रखा। इसको मॉडरेट, एक तरह से बहुत मॉडरेटली काम किया, मॉडरेट और हम्बल वे में अपनी डिमांड्स को रखा। क्या क्या डिमांड्स थी इनकी? तो कांग्रेस वांटेड बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। इनको चाहिए था कि इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि आपके जहाँ पे लीडर्स बैठते हैं, जैसे पॉलिटिक्स का हिस्सा रहते हैं लीडर, जो बात रखते हैं जनता की, क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं, और क्या क्या करना चाहिए, ये प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं लॉ में चेंजेस के, एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस के। सेकेंड चीज आती है इंट्रोडक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन दोज प्रोविंसेस वेयर नॉन एग्जिस्टेंट। देखो सारे
उस टाइम प्रोविंसेस थे। प्रोविंसेस जैसे हम मॉडर्न डे में स्टेट्स कहते हैं, प्रोविंसेस उस टाइम प्रोविंसेस वर्ड यूज़ करते थे। प्रोविंसेस में कई सारे किंगडम्स थे, रजवाड़े थे कई जगह, और कई जगह ब्रिटिशर्स का रूल था पूरी तरह से। तो इसमें हालांकि कोई मोनार्क बहुत इंडिपेंडेंट नहीं था, सब तो सभी के सभी ब्रिटिश के ही अंडर में थे कहीं ना कहीं। तो प्रिंसली स्टेट्स कहते थे, आगे भी कई बार वर्ड आएगा प्रिंसली स्टेट्स, जहाँ पे अलग अलग किंग्स का रूल था, ऑल्दो वो सब ब्रिटिशर्स के अधीन थे। तो सेकंड डिमांड इनकी थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जहाँ पे जिन प्रोविंसेस में जहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है वहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट किया जाए। जहाँ ऑलरेडी है वहाँ पे हमको सीट दिया जाए, हमको वहाँ का मेंबर बनाया जाए, और जहाँ नहीं है वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट किया जाए, बनाया जाए। थर्ड डिमांड थी, कांग्रेस मेड अ डिमांड फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन इंडिया। जी हाँ, जो ICS होता है, इंडियन सिविल सर्विस, जो आज आप देखते हो कि UPSC के थ्रू रिक्रूटमेंट होता है, IS का या फिर IPS का या फिर IFS का, जितनी भी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, उस टाइम ब्रिटिशर्स ने फाउंडेशन की थी इसकी, सभी जानते हैं। चाहे हमारा पुलिस सिस्टम हो, चाहे हमारी सिविल सर्विस का सिस्टम हो, चाहे हमारा लॉ सिस्टम हो, सब कुछ ब्रिटिशर्स ने जैसा बनाया था फाउंडेशन, आज भी वो काफ़ी हद तक वैसा ही है। तो सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन उस टाइम होता क्या था कि उस टाइम लंदन जाना पड़ता था। इंडियंस को जो सिविल सर्वेंट का पार्ट होना चाहते हैं वो लंदन जाते थे। लंदन में एक कॉलेज था, वहाँ पे उनको एग्ज़ाम देना पड़ता था, रिटन एग्ज़ाम, और उस एग्ज़ाम को पास करने के बाद उनकी कुछ टाइम ट्रेनिंग होती थी वहाँ पे, फिर इंडिया में, फिर फाइनली जाके उनको इंडिया में पोस्टिंग मिलती थी। कुछ ऐसा प्रोसीजर था, और एज भी काफ़ी कम था, 21 ईयर्स 22 ईयर्स ऐसे एज थे, बहुत ही कम एज था। आज की तरह 30-32 ईयर्स नहीं था, कहीं 21 है, कई जगह 22 ईयर्स है, बहुत कम टाइम मिलता था सिलेक्शन के लिए। तो यानी लंदन जाके तैयारी करना, वो भी अलग अलग लैंग्वेज में, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज नहीं थी, और भी फॉरेन लैंग्वेज को सीखना पड़ता था। लंदन जाना है, एग्जाम देना है, फिर वहाँ ट्रेनिंग करके, बेसिक ट्रेनिंग, फिर इंडिया आके पोस्टिंग लेनी, तो इतना टफ था। तो उनका डिमांड ये थी कि सिविल सर्विस के लिए इंडिया में भी एग्जाम डिसाइड करेंगे, इंडिया में एग्जाम हो, इंडिया में ट्रेनिंग हो। चौथी डिमांड थी, कांग्रेस ऑल्सो डिमांडेड अ सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव टू रिपील द आर्म्स एक्ट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो गया, आर्म्स एक्ट मतलब क्या, पूरी तरह से फ्रीडम को हर तरह से कर्ब करना, चाहे आपकी बोलने की फ्रीडम हो, लिखने की फ्रीडम हो, मूवमेंट की फ्रीडम हो, सब कुछ को कर्ब करना, सब कुछ को एक तरह से डोमिनेट करना। तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस देखिए होता क्या है। जुडिशरी डिसाइड करती है, जैसे हमारे की सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, कचहरी है, ट्रिब्यूनल्स हैं, ये सब आते हैं जुडिशरी का हिस्सा है। एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो लॉ को इम्प्लीमेंट कराते हैं, लॉज को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि अलग अलग जो मिनिस्ट्री है आपकी, अलग अलग सिविल सर्वेंट्स है, वो सब एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, लॉ मिनिस्ट्री हो गई, डिफेंस, ह्यूमन रिसोर्स, ये सब एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं। बाकी IAS PCS जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सब एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। जुडिशरी ये डिसाइड करती है कि लॉ सही है कि नहीं, और अगर कोई चैलेंज करता है कोर्ट में तो वो किस हद तक लीगली बाइंडिंग है या नहीं, ये डिसाइड करती है जुडिशरी। तो ये अर्ली डिमांड से कांग्रेस की यहाँ पे। अब इसके साथ देखते हैं कि इकोनॉमिक डिमांड्स क्या थी कांग्रेस की। इकोनॉमिक डिमांड्स क्या थी, समझते हैं वन बाय वन करके। रिडक्शन इन रेवेन्यू। अब रेवेन्यू यानी कि हर तरह का रेवेन्यू, चाहे वो मार्केट रेवेन्यू हो, ट्रेड रेवेन्यू हो, एग्रीकल्चरल रेवेन्यू हो, या फिर एजुकेशन रेवेन्यू हो, या फिर कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग बनाने के लिए, प्लांट लगाने के लिए, हर तरह से ब्रिटिशर्स टैक्स वसूलते थे, तो उन सारे रेवेन्यू को कम करना। सेकेंड है कट इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, मिलिट्री एक्सपेंडिचर को कट करना। ब्रिटिशर्स लगातार अपने आर्मी को एक्सपेंड कर रहे थे इंडिया में भी और भी वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में। तो उस आर्मी के एक्सपेंशन के लिए उनको कई सारे स्टेशंस बनाने पड़ते थे, कुछ टेम्परेरी कुछ परमानेंट, और एक्सपेंशन में लगातार उनको नई भर्तियाँ करनी पड़ती थी, नए रिक्रूटमेंट करने पड़ते थे, नए नए वेपन्स बनाने पड़ते थे, मैन्युफैक्चर करने पड़ते थे, और उनके मान लीजिए क्लॉथिंग हो गए, कपड़े हो गए, उनके लिए फूडिंग और लॉजिंग का अरेंजमेंट करना। तो इन सब पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे थे। जाहिर है उस पैसे ब्रिटिशर्स के नहीं थे, हमारे इंडिया से ही वसूले जा रहे थे कहीं ना कहीं, किसी न किसी टैक्स के फॉर्मेट में। तो इस चीज़ पे कंट्रोल करने को बोला गया कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर कम करिए। थर्ड आता है मोर फंड्स फॉर इरीगेशन, कि इरीगेशन को सपोर्ट करिए। भाई इंडिया एग्रीकल्चर डोमिनेटिंग कंट्री था शुरू से, आज भी काफ़ी हद तक एग्रीकल्चर पे हम डिपेंडेंट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए कैनल्स को और भी इरीगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाए जाने की डिमांड लगातार हो रही थी कि आप इरीगेशन को बढ़ाइए, इरीगेशन को दुरुस्त करिए, बेहतर करिए। फिर कह रहे हैं कि कांग्रेस ऑल्सो पास्ड वेरियस रेजोल्यूशंस
ऑन द सॉल्ट टैक्स कि भाई सॉल्ट टैक्स को आप कम करिए, हटाइए। सॉल्ट टैक्स क्या है? सॉल्ट टैक्स तो होना ही चाहिए। बहुत रिडिकुलस है कि आप किसी कंट्री पे सॉल्ट जैसी सस्ती चीज़ जो कि हर गरीब से गरीब आदमी को ज़रूरत है सॉल्ट की, उस पर आप कैसे टैक्स चार्ज कर सकते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबर्स अब्रॉड एंड द सफरिंग ऑफ फॉरेस्ट डेवलपर्स। जो इंडियन लेबर्स थे या इंडियन को जबरदस्ती एम्प्लॉय किया गया था ब्रिटिश कंपनी में, चाहे ब्रिटिश के अलग अलग काम में, चाहे वो फोर्स प्लांटेशन हो, कई सारी चीज़ें थी। जैसे फोर्स प्लांटेशन थे मलेशिया में, इंडोनेशिया में, सिंगापुर में। फोर्स प्लांटर्स की हो, चाहे फोर्स इंडस्ट्रियल वर्कर की हो, इन सब जगह उनकी कंडीशन को बेहतर किया जाए। उनकी कंडीशन मतलब कम से कम एटलीस्ट ह्यूमन कंडीशन तो रहे, ताकि जहाँ पे इंसान काम कर सके। सफरिंग ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स। फॉरेस्ट ड्वेलर्स की सफरिंग भी काफ़ी ज़्यादा थी। फॉरेस्ट ड्वेलर्स यानी वो लोग जो फॉरेस्ट पे डिपेंड है अपनी जीविका के लिए, अपने रहने के लिए। कि कई सारे ट्राइब्स थे, कई सारे ऐसे ट्राइब्स थे जो सालों से, पीढ़ियों से, कई सौ साल से लगातार फॉरेस्ट में ही रहते हैं। उनके एंसेस्टर्स भी फॉरेस्ट में ही रहते हैं। तो अपनी लाइवलीहुड एक तरह से अपनी मेडिसिनल रिक्वायरमेंट्स के लिए और अपने यहाँ तक के सर्वाइवल के लिए भी फॉरेस्ट पे ही डिपेंड थे। और जब आप उन ट्राइब से भी टैक्स वसूल, जो कि काफ़ी हद तक बहुत सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में थे, बहुत मतलब बढ़िया चल रहा था उनका, अब उनसे भी जब आप टैक्स वसूलने लगे हो तो बेचारे कहाँ जाएंगे? उनके पास तो कोई और काम, उनको जानते भी नहीं और वो तरह से मेन स्ट्रीम में थे भी नहीं। वो काफ़ी अलग उनकी लाइफ चल रही थी फॉरेस्ट के आसपास, नेचुरल सराउंडिंग्स में। तो उनको काफ़ी सफ़र करना पड़ा, उन पर भी टैक्स वसूल दिया गया, टैक्स लगा दिया गया फोर्सफुली, तो आपको भी टैक्स देना है। तो भी बेचारे बहुत परेशान थे। कई सारे मजबूरी में फिर सिटीज़ आए और अलग अलग फैक्ट्रीज में काम किए, और फर्दर उनकी सफरिंग्स कम नहीं हुई, उनकी सफरिंग्स लगातार बढ़ ही रही थी। फिर कहा गया कि डिमांड शो दैट in spite of being a body of educated elite, the Congress also talked about the common people. देखिए कांग्रेस पे है क्या ना, जैसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि इनिशियल में 1885 से 1905 तक कांग्रेस ऑल्दो मॉडरेट थी। कांग्रेस कोई डोमिनेटिंग रोल इसका नहीं था, बहुत खुल के, बहुत स्ट्रिक्टली नहीं अपने डिमांड रख रही थी। कांग्रेस का तरीका ही था, आप पढ़ेंगे आगे, प्रेयर, पेटिशन, कि अपनी बातों को रख रहे हैं, पेटिशन ऑफिशियल ड्राफ्ट बना रहे हैं, पेटिशन एप्लीकेशन दे रहे हैं कि ब्रिटिशर्स से, अलग अलग वॉइस रॉयस से, जनरल से, कि हमारी ये डिमांड है, लोग सफ़र कर रहे हैं, प्लीज़ पूरा कर दीजिए। रिक्वेस्ट वाला कुछ तरीका था। लेकिन वो डिमांड यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि सबकी डिमांड को रख रहे हैं। ऑल तो कांग्रेस में मैक्सिमम एजुकेटेड क्लास है, लॉयर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और ऐसा नहीं है कि वो मजदूरों के डिमांड्स को, फार्मर के डिमांड्स को, पीसेंट्स के डिमांड्स को या फॉरेस्ट ड्वेलर्स के डिमांड्स को नहीं रख रहे। सबके डिमांड को कहीं ना कहीं कवर करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से। कांग्रेस ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द कॉमन पीपल और सिविल डेवलपमेंट। सिविल डेवलपमेंट मतलब कि लोगों की एजुकेशन के बारे में, लोगों की हाउसिंग के बारे में, सैनिटेशन के बारे में, और भी उनकी मूलभूत सुविधाएं यानी उनकी बेसिक जरूरतों के बारे में। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाइट सुप्रीमेसी को डाइल्यूट करना, कि भाई व्हाइट सुप्रीमेसी बहुत ज्यादा हर जगह था, बहुत ज्यादा। इंडिया में ही नहीं, जहां जहां यूरोपियंस ने रूल किया, एशिया में, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, जहां जहां ब्रिटिशर्स रूल किए, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे फ्रेंच हो, इन सब के अंदर व्हाइट सुप्रीमेसी बहुत ज्यादा थी। ब्रिटिशर्स का तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि ब्रिटिशर्स अल्टीमेटली सबसे ज्यादा पावरफुल यूरोपियन होकर उभरे थे। तो व्हाइट सुप्रीमेसी को लगातार कम करने की कोशिश हो रही थी कांग्रेस की ओर से। इंटरेस्टिंगली, आप हम लोग आगे भी पढ़ेंगे व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी के बारे में, जो ब्रिटिशर्स ने प्रोपेगेंडा फैलाया था पूरे वर्ल्ड में उस टाइम।